मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आपका गुरुकुल SKJ क्लास में स्वागत है। जैसे कि मैंने कल आप सभी छात्र छात्राओं से कहा था कि अभी मैं कुछ दिन आप लोग के कथनानुसार पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का लेकर आऊँगा। सो आज मैं पुनः लेकर आया हूँ। आज मैं आप सभी लोगों के सामने 2018 में पूछे गए सारे प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, इन सभी प्रश्नों को हम सभी लोग देखें और मनन करें। आइए आगे चलें। यहाँ पर कक्षा 12 राजनीति शास्त्र VVI प्रश्न 2023 के लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। पहला प्रश्न है कि शिक्षा विषय संविधान की किस सूची में आता है। पहला प्रश्न है हम लोगों के सामने मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप देख लीजिए। पहला प्रश्न है हम लोगों के सामने कि शिक्षा विषय संविधान की किस सूची में आता है। तो हम लोग लिखेंगे उत्तर में कि शिक्षा विषय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगर प्रश्न आ जाए कि शिक्षा संविधान के किस सूची में आता है, तो हम लोग लिखेंगे कि शिक्षा विषय संविधान के राज्य सूची में आता है। ये सारे बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप सब लोग बड़ी ध्यान से इन सारे प्रश्नों का मनन करेंगे, क्योंकि इन सारे प्रश्नों में से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे और बड़ा ही सरल और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सब है। दूसरा प्रश्न है कि राजनीतिक दल सरकार में कैसे भागीदारी करते हैं। दूसरा प्रश्न है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि राजनीतिक दल सरकार में कैसे भागीदारी करते हैं। तो इसका उत्तर आप सभी लोग सुन लीजिए। अगर यह प्रश्न आ जाए कि राजनीतिक दल सरकार में कैसे भागीदारी करते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि राजनीतिक दल सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। अगर लोकतंत्र शरीर है तो राजनीतिक दल उसकी आत्मा है, और बिना आत्मा का शरीर का कोई मूल्य नहीं होता। इसलिए आप कह सकते हैं कि राजनीतिक दल जो होते हैं वह सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। वह चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं, फिर चुनाव में वो जीतते हैं, और जो पार्टी जीतती है उससे जो है सरकार बनाने का कार्य होता है, और वह सरकार जो है जन कल्याण के हितों में कार्य करता है। तो इस प्रकार राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेकर सरकार का गठन करती है, और सरकार से देश का कामकाज चलता है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है। तीसरा प्रश्न है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है। तो हम लोग लिखेंगे गुट मतलब होता है समूह, और निरपेक्ष का अर्थ होता है साफ सुथरा। तो ऐसा समूह जो साफ सुथरा हो, जो किसी भी युद्ध या किसी भी सांप्रदायिक चीजों में भाग न लेकर अपने विकास की ओर ज्यादा ध्यान करता हो, ऐसे समूह को हम लोग गुट निरपेक्ष आंदोलन की संज्ञा दी गई। शीत युद्ध के समय में भारत और 5 राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों ने मिलकर एक नई आंदोलन चलाया, जिसे हम लोग गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है गुटों से अलग रहकर अपने देश का विकास करना गुट निरपेक्ष आंदोलन कहलाता है। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, अब हम लोग चल रहे हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आप जान लीजिए। चौथा क्वेश्चन है कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, और इसका कार्यकाल कितने दिनों का, सालों का होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति
राष्ट्रपति करता है और उस राज्यपाल का कार्यकाल 5 सालों के लिए होता है। तो ये प्रश्न भी आपने समझ लिया। अब आइए छठा 5वां प्रश्न कि लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन होता है। लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन होता है? तो हम लोग इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं कि लोकसभा में विपक्ष दल का नेता वह होता है जब चुनावी प्रक्रिया होती है और चुनावी प्रक्रिया में जब जनता एक पार्टी को पूर्ण बहुमत देती है और वह सरकार बना लेती है और उसके बाद जो पार्टियां वोट लाती है, सीटें लाती है, वह विपक्ष में बैठती है जो सरकार के कामकाज को देख रेख कर जनता को उसके कार्य का रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो विपक्ष में जो विपक्ष पक्ष के जो प्रतिनिधि होते हैं वह विपक्ष में प्रतिनिधि का कार्य करते हैं। वही प्रश्न यहाँ पर है कि लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन होता है। तो लोकसभा में विपक्ष का नेता प्रतिपक्ष का नेता होता है, एक सरकार बनाती है और उसके बाद जो दूसरा पार्टी होती है वह जो है विपक्ष में बैठकर सरकार के कामकाजों को देखती है और जनता को सरकार के कामकाज के बारे में बताती है कि सरकार किस प्रकार से कामकाज कर रही है। उसके बाद है छठा क्वेश्चन, रंग भेद की नीति क्या है। छठा क्वेश्चन है कि रंग भेद की नीति क्या है। तो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप सब लिख सकते हैं कि रंग भेद की नीति का शाब्दिक अर्थ होता है रंगों में भेदभाव, यानी काले गोरे का भेदभाव जब उत्पन्न होती है तो इसे ही हम लोग रंग भेद नीति कहते हैं। आप सभी लोग को याद होगा, मैंने आप सभी लोग को पढ़ाया था कि जब महात्मा गांधी जी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए तो वहाँ पर काले गोरे का मतभेद था। काले लोगों को वह सम्मान प्राप्त नहीं था जो गोरे लोगों को प्राप्त था, जबकि दोनों एक मनुष्य थे। उनके पास, गांधी जी के पास सभी साधन थे, फिर भी उनको उस फर्स्ट क्लास के बॉगी में नहीं बैठने दिया गया क्योंकि वह काले थे। अतः गांधी जी ने यह निर्णय किया कि समाज से काले गोरे के मतभेदों को हटाकर समाज को स्वच्छ बनाएंगे और एक नई समाज का निर्माण करेंगे। इसी को हम लोग रंग भेद नीति कहते हैं। रंग के आधार पर जब दो संप्रदायों में, जब दो व्यक्तियों में भेद उत्पन्न हो जाता है, दोनों में मनमुटाव उत्पन्न हो जाता है, इसी को हम लोग रंग भेद नीति कहते हैं। ठीक, अब है 7वां क्वेश्चन कि अयोध्या विवाद क्या है। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है कि अयोध्या विवाद क्या है। तो हम लोग लिखेंगे, अगर यह प्रश्न हम लोग की परीक्षा में आ जाए कि अयोध्या विवाद क्या है, तो हम लोग लिखेंगे कि अयोध्या विवाद, भारत में अनेक प्रकार के विवाद हुए, उन सभी विवादों में सबसे लंबी विवाद जो थी वह अयोध्या विवाद थी। यह एक धार्मिक दृष्टिकोण से विवाद था। हिंदू धर्मावलंबियों का कहना था कि यहाँ पर अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, इसलिए यहाँ पर भव्य मंदिर बनना चाहिए और भव्य मंदिर बना हुआ भी था। लेकिन जब 1526 ईस्वी में बाबर भारत पर आक्रमण किए और उन्होंने मुगल वंश की स्थापना किए तो उन्होंने राम मंदिर को तोड़कर वहाँ पर बाबरी मस्जिद खड़ा कर दिए। इस तरह से हिंदू और मुस्लिम में यह विवाद उत्पन्न हो गया। इसी विवाद को हम लोग जो है अयोध्या विवाद के नाम से जानते हैं। अगर यह प्रश्न आ जाए तो आप इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिखकर अच्छे से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न है कि प्रदूषण के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। 8वां प्रश्न है बुआ कि प्रदूषण के कौन कौन से प्रकार हैं। अगर यह प्रश्न आ जाए तो हम लोग लिखेंगे कि प्रदूषण के निम्नलिखित प्रकार है। पहला जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जो है स्थल प्रदूषण। ये 4 प्रकार के प्रदूषण है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, स्थल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। इन सभी प्रदूषणों से पर्यावरण हमारा दिन प्रतिदिन बिगड़ता चला जा रहा है, दिन प्रतिदिन प्रभावित होता जा रहा है।
और पर्यावरण के प्रभाव से हम लोग के जीवन में भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। हम लोग भी जो है अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो रहे हैं, पर्यावरण असंतुलित होती जा रही है। तो ये 4 प्रकार के प्रदूषण हुए। फिर से एक बार सुन लीजिए, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, स्थल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो अगर परीक्षा में यह प्रश्न आ जाए हम लोगों के सामने कि प्रदूषण के कितने प्रकार है, तो हम लिखेंगे कि प्रदूषण के विभिन्न प्रकार है। जल प्रदूषण, स्थल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है बुआ जी कि हरित क्रांति क्या है। 9वां क्वेश्चन हम लोग के सामने है कि हरित क्रांति क्या है। अगर यह प्रश्न आप लोग को आ जाए परीक्षा में कि हरित क्रांति क्या है, तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखिएगा। हरित क्रांति, सबसे पहले क्रांति को समझ लीजिए कि क्रांति किसे कहते हैं। तो क्रांति का अर्थ होता है किसी क्षेत्र में महान परिवर्तन, और इस परिवर्तन से किसी एक व्यक्ति को लाभ न होकर जन समुदाय को लाभ होता है, उसे हम लोग क्रांति कहते हैं। तो हरित क्रांति भी फसल के क्षेत्र में की गई महान परिवर्तन को हरित क्रांति कहा गया। हम सभी लोग जानते हैं कि जब भारत देश आज़ाद हुआ तो भारत देश के पास सबसे बड़ी समस्या अपनी आबादी को भोजन कराने की समस्या थी। इसलिए 1960 और 65 के दशक में हमारे देश के महान वैज्ञानिक MS कृष्णा स्वामीनाथन के द्वारा हरित क्रांति का प्रतिपादन किया गया, और इस क्रांति के द्वारा खदानों के क्षेत्र में इतना अधिक परिवर्तन हुआ, इतना अधिक आत्मनिर्भर भारत हुआ कि इस आत्मनिर्भरता को ही हरित क्रांति की संज्ञा दी गई। और इस हरित क्रांति से चावल, गेहूं जैसे अनाजों में बृहद विस्तार हुआ, बृहद उपज उपजनी हुई, और जिससे भारत खदानों के क्षेत्र में जो विदेश से सब्जी मंगाते थे, अब जो है भारत स्वयं विदेशों को अनाज निर्यात करने लगा। तो ऐसे जो महान परिवर्तन हुए कृषि के क्षेत्र में, इसी को हम लोग हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। अब अगला प्रश्न है हम लोग के सामने कि चिपको आंदोलन क्या है। चिपको आंदोलन क्या है? अगर यह प्रश्न आ जाए, चिपको आंदोलन एक ऐसा प्रश्न है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि सभी विषय में यह लगभग पूछ देता है। साइंस में भी पूछ देता है, आपको हिस्ट्री में भी कभी कभी पूछ देता है, पॉलिटिकल साइंस में भी पूछ देता है, ज्योग्राफी में भी पूछ देता है। तो चिपको आंदोलन जो है एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह पर्यावरण संबंधित आंदोलन था। तो अगर आप लोग के सामने यह प्रश्न आ जाए कि चिपको आंदोलन क्या है, तो आप लिखिएगा कि चिपको आंदोलन एक पर्यावरण संबंधित आंदोलन था, जिसकी शुरुआत उत्तराखंड के टिहरी नामक ग्राम में 1971-72 ईस्वी में सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था। इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन इसलिए दिया गया कि जब कंपनी सरकार के मजदूर वर्ग वृक्ष को काटने के लिए आते थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी मिलकर वृक्ष को चारों ओर से लपेटकर खड़े हो जाते थे, चिपक जाते थे, जिसके कारण कंपनी सरकार के लोग इस वृक्ष को नहीं काट पाते थे। इस आंदोलन को चिपको आंदोलन कहा गया, और यह आंदोलन देशव्यापी आंदोलन बन गया, और यह पर्यावरण संबंधित आंदोलन था। तो अगर आप लोग के सामने यह प्रश्न आ जाए कि चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं, तो आप लिखिएगा कि चिपको आंदोलन का शाब्दिक अर्थ होता है पर्यावरण संबंधित आंदोलन। यह आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जो 1971-72 में सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा उत्तराखंड के टिहरी नामक ग्राम में शुरुआत की गई थी, और इस आंदोलन के द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा हुई थी। तो इस तरह से यहाँ पर हमने 10 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया था। यह 10 क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार फिर से इन 10 क्वेश्चन को सुन लीजिए। पहला क्वेश्चन था कि शिक्षा विषय संविधान के किस सूची में आता है, तो हम लोग उत्तर में लिखेंगे कि शिक्षा विषय संविधान के राज्य सूची में आता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था कि राजनीतिक दल सरकार में कैसे भागीदारी करते हैं, तो हम लोग लिखेंगे कि राजनीतिक दल सरकार बनाने में भागीदारी निभाती है, क्योंकि लोकतंत्र में
अगर लोकतंत्र को शरीर कहा जाता है तो राजनीतिक दल को उसका आत्मा, और बिना आत्मा का शरीर का कोई मूल्य नहीं होता। उसी प्रकार लोकतंत्र में बिना राजनीति का, लोकतंत्र का कोई जो है हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियां चुनाव में खड़ी होती है और वो जीतती है और सरकार बनाने का कार्य करती है और देश का कामकाज चलता है और जनता के हित में बेशक कार्य करते हैं। उसके बाद है गुटनिरपेक्ष आंदोलन से आप क्या समझते हैं? तो हम लिखेंगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन उस आंदोलन को कहते हैं जिसके द्वारा गुटों से अलग रहकर अपने राष्ट्र के विकासों के हित में सोचना ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहलाता है। उसके बाद प्रश्न है हम लोग का कि लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन होता है? तो लोकसभा में विपक्ष का नेता वह होता है जो सरकार पार्टियां बनाती है और उसके बाद जो सीटें प्राप्त दूसरे पार्टियां को होती है वह विपक्ष में बैठता है और वही लोकसभा में विपक्ष दल का नेता कहलाता है। उसके बाद है छठा क्वेश्चन कि रंग भेद नीति क्या है? तो काले गोरे के भेद को, मनमुटाव को रंग भेद नीति कहते हैं। यह एक समाज के लिए बड़ा ही घृणित नीति था। इस नीति के द्वारा मनुष्य में द्वेष और ईर्ष्या की भावना जागृत हो रही थी कि काले और गोरे का यह भेद को ही रंग भेद नीति कहा जाता है। उसके बाद है अयोध्या विवाद क्या है? अयोध्या विवाद क्या है? अगर यह क्वेश्चन आ जाए तो आप तो जानते ही हैं कि अयोध्या विवाद जो है एक धार्मिक विवाद थी और भारत में यह लंबे समय से चलती आ रही थी क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री राम जी का जन्मभूमि था। लेकिन 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा जब भारत पर आक्रमण हुआ और मुगल वंश की स्थापना हुई तो उन्होंने भारतीय धर्म पर प्रतिघात करते हुए इस जगह राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद खड़ा किए और बाद में बाबरी मस्जिद को भी ध्वस्त कर दिया गया और जिसके चलते हिंदू और मुस्लिम दोनों भाइयों में तकरारें धर्म के नाम पर उत्पन्न हो गई, जिसके कारण अयोध्या विवाद शुरू हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग अयोध्या विवाद को भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन आता है कि प्रदूषण के प्रकारों का वर्णन करें, मतलब प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? तो हम लिखेंगे प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं, जल प्रदूषण, स्थल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। ये सारे प्रदूषण मानव और पर्यावरण दोनों पर अपना प्रभाव डालते हैं। उसके बाद हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो कृषि के क्षेत्र में महान परिवर्तन को ही हरित क्रांति कहा जाता है। उसके बाद चिपको आंदोलन क्या है? तो पर्यावरण संबंधित आंदोलन था चिपको आंदोलन, जो उत्तराखंड के टिकरी नामक ग्राम में सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा 71 और 72 ईस्वी में यह आंदोलन चलाया गया था। 1971 और 1972 ईस्वी में यह आंदोलन चलाया गया था। इसे चिपको आंदोलन इसलिए कहा जाता था कि जो भी कंपनी सरकार के लोग वृक्ष को काटने के लिए जाते थे सभी वृक्ष से चिपक जाते थे लोग, जिसके चलते इस आंदोलन को चिपको आंदोलन कहा गया और यह एक पर्यावरण आंदोलन था। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन मैंने पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान का लेकर आप लोगों के सामने आया हूँ। आप इन सारे प्रश्नों को एक बार जरूर देख लीजिएगा क्योंकि ये सारे प्रश्न टेक्निकल प्रश्न है और आपके परीक्षा में जरूर पूछेंगे। इसलिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि इन सारे प्रश्नों को आज आप अवश्य देखिएगा। और अभी क्लास 12 की परीक्षाएं चल रही है तो मेरी तरफ से उन समस्त छात्र छात्राओं को शुभ आशीर्वाद है कि वो सारी परीक्षाएं अच्छा से सफलतापूर्वक देकर खुशी खुशी अपने घर वापस आए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और आपसे विनती करता हूँ कि गुरुकुल के SKJ इस क्लास को सब्सक्राइब करेंगे, इसके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में बताकर हमें बताएंगे ताकि हम और अच्छा से अच्छा आपके लिए कर सके। आप सभी छात्र छात्राओं को मैं आशीर्वाद देता हूँ। धन्यवाद।